काशी विश्वनाथ की नगरी में मेरी मौजूदगी है। 80 घाट पर इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ। चारों तरफ ठंडी हवा बह रही है। हालांकि दिन भर प्रचंड गर्मी रही और सियासत भी इसी के साथ उत्तर प्रदेश की उफान मारती रही। आज का दिन देश के लिहाज से और वाराणसी के लिहाज से बेहद खास रहा। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार आज इसी वाराणसी से किया गया नामांकन। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने दशाश्वमेध घाट से की, मां गंगा की पूजा अर्चना की और उसके बाद क्रूज पर सवार हुए आज तक को खास इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 400 पार वाले नारे को दोहराया गया, ये कहते हुए ये लोगों की जन भावना है और लोगों की जो भावना है उसको देखते हुए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 400 पार बीजेपी एनडीए को मिलने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो जाएगा, इस बात का भी दावा नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। और शरद पवार ने कहा था कि किस तरह से छोटे छोटे दल कांग्रेस पार्टी में भविष्य में विलय कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरअसल कोई भी विपक्षी दल कहलाने लायक ही संसद में नहीं बचेगा। इसी वजह से शरद पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि प्रियंका गांधी की ओर से रायबरेली सीट पर राहुल गांधी हार जाएंगे, इस दावे को लेकर कहा गया कि वो कोई भविष्य वक्ता नहीं है जो इस बात का वो दावा कर सके कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा, लेकिन आज काशी का दिन बेहद खास रहा। हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी। वहीं पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले ममता बनर्जी की ओर से दावा कर दिया गया है कि अब तक जिन 380 सीटों पर मतदान हुए हैं उनमें 300 की पार जाएगी इंडिया गठबंधन की पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी बेहद कम पर सिमट जाएगी। किसके दावे में कितना दम है ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन आज तक से खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर क्रूज पर सवार होकर जब हम नमो घाट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्या कुछ उनकी ओर से दावा किया गया है, तमाम सवाल जवाब मैंने किए हैं उनके साथ। आज तक की ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल रहे। समय के सांचे को अपने हिसाब से परिवर्तित करके अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई भी चुनाव जो खुद के लिए लड़ा जाने वाला हो, इस शख्सियत ने नहीं हारी है। हर दिन खुद के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको पूरा करने के लिए उतना ही प्रयत्न करते हैं। आज काशी विश्वनाथ की नगरी से नामांकन का खास मौका है और मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद इस वक्त विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक क्रूज पर हमारी मौजूदगी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, आज तक के दर्शकों को नमस्कार। गंगा का ये किनारा है जहां से हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी नारे लग रहे हैं। मां गंगा के साथ, काशी के साथ आपका ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? नामांकन का मौका है, पूजा पाठ करके मां गंगा को प्रणाम करके आप आ रहे हैं। एक तो आज दो अवसर हैं, गंगा सप्तमी है और इसी दिन मां गंगा का प्राकट्य हुआ था और यही दिन है जिस दिन शिवजी ने उसका जो रौद्र रूप था उसको अपनी जटाओं में समा लिया और फिर धीरे 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 जनहित में मां गंगा को प्रवाहित किया। धरती पर आने में तो देर लगी थी, लेकिन प्राकट्य महोत्सव था आज, तो ऐसा एक शुभ अवसर है। दूसरा, मैं अनुभव करता था जब पहली बार मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं कह रहा था कि भाई, और सहज रूप से मेरे मन में निकला था कि मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा जो यहाँ से नाता रहा है, तो मेरी एक पुरानी दुनिया थी, उससे मुझे लिंक कर दिया और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया। मां गंगा ने गोद ले लिया है आपको, और इसलिए मैं हमेशा ये भाव रखता हूं कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है और मां के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में मां गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। मां को याद करते हुए आप इतने भावुक हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी।
मुझे लगता है कुछ ऐसे राजनीतिक सवाल मैं जरूर करूं, क्योंकि आपके विरोधियों के बड़े सारे सवाल हैं आपके लिए। तो मैं अब आ जाती हूं, उत्तर प्रदेश में हम हैं, आपने भव्य रोड शो कर लिया है और यूपी की 2014 में 71 सीटें हमने देखी थी, आपने जीती थी 2014 में 62 सीटें 2019 में जीती थी। अब 2024 के लिए क्या है लक्ष्य उत्तर प्रदेश को लेकर आपका? हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए, और देश इस मेरे भावना को और देश के आदेश को एक बराबर से ट्यूनिंग है जी। उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा, हाँ। कोई कमी नहीं रहने देगा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। यहाँ पे खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। रायबरेली से तो राहुल गांधी मैदान में है। वो मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवार है और मीडिया के लोग उस परिवार को बहुत संभाल भी रहे हैं, और शायद उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी पिछले 7-8 साल में, तो वो संभाले, मुझे उसके लिए कुछ कहना नहीं है। मैं तो जमीन का आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ। और ये भी कह रहे हैं आप 40 सीटों के आसपास रहेगी कांग्रेस, तो क्या दक्षिण भारत से उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है? मतलब राजनीतिक मैं साफ मानता हूँ कि वो वायनाड क्यों छोड़ना पड़ा उनको, क्यों भागना पड़ा, वो पराजय देख चुके हैं। और वायनाड से भागने के बाद रायबरेली आने के निर्णय के पहले उन्होंने अपनी भाषा, टोन बहुत ही तीखा कर दिया है और अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं। तो केरल ने उनको बहुत सबक सिखा दिया है, केरल शायद उनको पहचान गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा, चलो भाई बड़े उदार चरित लोग हैं यहाँ के, तो उन्होंने चलाया। अब वो कहते तुम हमें दगा दे करके भाग गए थे, चलो भाई अमेठी से हार गए, एक बार भी आए थे क्या? मान लीजिए हार गए, एक बार भी आए थे क्या? यहाँ सपा के साथ है वो। ऐसा है, किसके साथ है? वो पहले भी सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों निकल चुके थे। ये दो नौजवान भी पहले रील उतारते थे ट्रक पे चढ़ करके, काली बंडी पर जैकेट पहन करके, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों को पहचान गई है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये परिवारवाद को स्वीकार नहीं कर सकती है। उसने देखा है कि और एक अल्टरनेट मॉडल है जो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदलता है, और योगी जी के नेतृत्व में ये चीजें हुई है, परिवर्तन आया है और उसका असर है। और मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे कहा था ना कि ये काशी का, तो मैंने कहा माँ मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ सपा की सरकार है, तो उनको मालूम नहीं था सपा क्या होता है। लेकिन मैं कहा ये चुनाव में हम जीतेंगे, उसके बाद मैं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें मालूम है, तो लोगों को पता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार होना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होना उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम भाग्य है। आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी टीम मिली है हर राज्य में, चाहे विपक्ष में हो तो भी और सरकार में हो तो भी, चाहे मुख्यमंत्री हो तो भी, चाहे मंत्री हो तो भी, हर कोई सिद्धांतों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर जी जान से जुटे रहते हैं। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे पास ऐसे सैकड़ों होनहार लोग हैं। महाराष्ट्र और बंगाल क्या चैलेंज बनेगा बीजेपी के लिए? और महाराष्ट्र में शरद पवार जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस में आगामी वक्त में विलय कर लेंगी। उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, उनका बयान आया बारामती के चुनाव के बाद, और शरद पवार का बयान है तो मतलब उसमें कोई न कोई महत्व है। और मैं पक्का मानता हूं, शरद पवार मान चुके हैं कि मान्य विपक्ष बनना भी संभव नहीं है कांग्रेस के लिए, और इसलिए छोटी छोटी पार्टी अगर मर्ज कर देती है तो हो सकता है मान्य विपक्ष के लिए जो नंबर चाहिए वो उनको मिल जाएगा, और इसलिए वो मान्य विपक्ष की दिशा में जाना चाहते हैं, और इसलिए शायद वो इस बात में लगे हुए हैं कि मान्य विपक्ष बनाने के लिए इन सबको मर्ज कर दिया जाए। फिलहाल पीएम की ओर से विपक्षी दलों को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, उधर ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि इंडिया गठबंधन 315 सीटें जीतने जा रहा है, 380 पर 4 चरणों में जहां पर वोटिंग हुई है उनमें। क्या कुछ दावा किया गया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से, सुनिए। এবার যদি জিজ্ঞেস করেন দিদি খবর কি আছে কিছু, আমি বলি হ্যাঁ খবর আছে, জব্বর খবর। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে
420 গ্যারেন্টি বদল হচ্ছে, কেউ ভয়ে বলতে পারছে, কেউ পারছে না। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে, ফোর্থ পেজ হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। पक्ष विपक्ष के इन्हीं दावों को लेकर दंगल में सीधी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही रशीद किदवई जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आज तो शुरुआत आपसे ही करनी होगी। अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि सुपड़ा साफ होने जा रहा है कांग्रेस का। अब आप लोगों ने इतना समर्थन देकर रखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं राहुल गांधी भी अपनी सीट नहीं जीतेंगे, फिर क्या होगा गठबंधन का यहाँ पर? अनुराग भदौरिया जी। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डर गई है। अब भारतीय जनता पार्टी हर रोज अपने मुद्दे शुरुआत कहाँ से की थी? विकसित भारत, वहाँ से शुरुआत से आ गए किस पे? मंगलसूत्र। उसके बाद देखिए तीसरे चरण में हारने लगे तो फिर कहाँ आ गए? भैंस, फिर मीट, फिर मुर्गा, फिर मछली। अब ये हारेंगे, वो हारेंगे। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्यों नहीं समझती भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि गठबंधन, इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा है, संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है। जनता की समस्याओं के जो समाधान नहीं हुआ, इसके लिए हम जनता के बीच में, जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात करती है? और एक चीज याद रखना हमेशा, 140 करोड़ के देश में जहाँ लोकतंत्र होता है, वहाँ पे 140 करोड़ की जनता नायक होती है। वहाँ कोई महानायक नहीं हो सकता है, महानायक हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि लोकतंत्र अगर रहना है तो महानायक की जरूरत नहीं होती है। लोकतंत्र में तो सबका अधिकार होता है, सब बराबरी के होते हैं। अगर सब एक तरफ ही, अगर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि मैं सब जीत ही जाएंगे, भारतीय जनता बराबरी का अधिकार तो तब मिलेगा ना जब जनता वोट करेगी। अनुराग जी, जनता वोट करती है, कोई महानायक नहीं बनाती है, अपना नेता चुनती है वोट करके। तो जनता इस बात दे रही है वोट, जनता दे, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र में जनता को विश्वास है। यहाँ देश की जनता जानती है कि जिस तरह से उन्होंने 10 सालों में भारतीय जनता ने जो जनता के साथ अन्याय किया है, आज देखिए यही भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों की बुराइयां करती थी, आज उनको गले लगाए घूमती है। आज तो एक प्रवक्ता आपके यहाँ नहीं आया, नहीं तो उनसे पूछता, एक फोटो लेके घूमते थे हमेशा, ऐसी फोटो लेके घूमते थे। किसकी फोटो लेके घूमते थे? जब मैं डिबेट पे आता था तो दिखाने लगते ये गायत्री प्रजापति जी हैं। आज वो फोटो लेके नहीं आते आजकल। वो क्यों? कि उनकी पत्नी अमेठी में प्रचार कर रही है इनका। ये वो लोग हैं जो महिलाओं पे अत्याचार, जिनका आरोप लगता है, उनका ये सम्मान करने वाले लोग हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इनको तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। और फिर कहेंगे कि हम देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, अनुराग भदौरिया जी के आरोपों पर जवाब दीजिए। और इसी के साथ ममता बनर्जी का, वहाँ जनता का सम्मान नहीं हो तो किस देश की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। जफर साहब, ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि जिन 380 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है, उनमें से 315 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी जो कह रही थी, शायद देश की जनता को समझ में नहीं आया। सब कह रहे होंगे कि आमी बांग्ला बुझते पारबो ना, तो इसलिए उन्होंने कह दिया, इसलिए कि जनता को समझ में आएगा नहीं बांग्ला में, तो जो कह दो बंगाल तक ही सीमित रहेगा, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। बंगाल में ही इस बार वो सीटें हार रही हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त बढ़त है और उनको अच्छा से मालूम है, इसलिए बची खुची जो तीन और फेज में जो इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए सोच रहे हैं कुछ एक आध 2 सीट मिल जाए, उस चक्कर में इस तरह के भाषण दे रही है। हकीकत है कि जनता समझ चुकी है कि ये जो अभी बात कर रहे थे नायक के बारे में, इनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से जितने खलनायक थे वो घर में बैठ गए या जो अपने खलनायक का रूप जो खत्म कर दिया और एक जनता के बीच में रह के जनता के अधिकारों को समझते हुए और वो जो विलेन का काम करते थे वो खत्म हो गया है। अब एक जनता के लिए एक ऐसी सरकार है जिसका मोदी जी भी जिक्र कर रहे थे कि ऐसी सरकार है जो जनता में समर्पित होकर काम करती है। इसलिए इस तरह की बातें का कोई वजन नहीं है। हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के खाता नहीं खुलेंगे। इस बार हमारी 80 सीटें 80 घाट पे आप खड़ी होंगी
बता रहा हूँ कि 80 की 80 सीटें मिलने वाली है। समाजवादी दूसरी पार्टी बात का जो भी है, खाता नहीं खुलेगा। शरद पवार, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया जफर साहब? नहीं सुन लीजिए, 80 की 80 सीटें, ये बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? इनके परेशानी देखिए, बीच बीच में इनको इसलिए समझ में आ रहा है कि जैसे इनकी गाड़ी रुक गई है ना, वैसे उनके पार्टी की जो रफ्तार भी रुक गई है और सीटें वहीं रुक जाएगी। 0/0, दिल बटा सन्नाटा बोलते हैं, वही उनका होने वाला है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देश के जितने बड़े नेता हैं, अलग अलग विपक्षी पार्टियों के, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और कोई हो, सबको ये बात पता चल गई कि जमीन में जो है, जो आज भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए जो इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, हर जगह पर एक ही गूंज है कि भारत में 400 वोट देकर, 400 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कामयाब बनाना है। इसलिए हम लोग बिल्कुल इत्मीनान है, हमें आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता के समर्पित होकर जनता की सेवाएं की है, तो जनता का आशीर्वाद पे है। ठीक है, आपकी बात हो गई है। अनुराग भदौरिया जी, उनकी बातों पर भी जवाब और सवाल ये है, देखिए वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी करने जा रही है। अब जब मायावती के साथ मिलकर भी 2019 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल होती है, तो कांग्रेस पार्टी जिसका वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा कम है, वो क्या फायदा करेगी आप लोगों का? फिर मुश्किलें क्या बढ़ी हुई नहीं है समाजवादी पार्टी की? नहीं, अनुराग भदौरिया जी, नहीं, मुश्किलें तो बीजेपी की बढ़ी हुई है। देखिए क्या कह रहे हैं ममता दीदी, जो कह रही है बंगाली में, किसी के समझ में नहीं है। अरे दादा, তুমি হয়তো না বুঝতে পারো, আমি বুঝতে পারি। আমরা বাংলা বলতে পারি, বাংলা বুঝতে পারি, বাংলা লিখতেও পারি। আর তুমি বাংলা বুঝো না, তো আমি কি করবো দাদা বলো तो? अब तुम्हारे समझ में नहीं आती बंगाली, तो क्या हिंदुस्तानी किसी के समझ में नहीं आती? कमाल की बात करते हैं, हम तो बंगाली भी समझ में आती है, तेलुगु भी समझ में आती है, तमिल भी आती है, हमारे यहाँ पे भोजपुरी भी समझ में आती है, अब तो महाराष्ट्री भी समझ में आती है। तो हम लोग तो हिंदुस्तानी लोग हैं ना, सभी संस्कार, संस्कृति और सभी भाषा को, सभी कल्चर को समझने वाले लोग हैं। आपको तो एक ही सभ्यता समझ में आती है, वो क्या? सत्ता के अलावा आपको कुछ समझ में आता नहीं है। सत्ता कैसे मिलेगी उसकी बात करते हो आप। इसलिए हम जनता की बात करते हैं, तो जनता का दर्द, जनता की भाषा, जनता की संस्कृति, जनता के संस्कार हम समझते हैं। दूसरी बात जो आपने चित्रा जी बोली है, मुश्किलें हमारी नहीं बढ़ी हुई है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों को लेके जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों को मुद्दे के लेके जनता के बीच में नहीं है। वो धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए 10 साल से काम कर रही थी। ये बताइए इन्होंने जनता के लिए कौन सा काम किया? अगर जनता के लिए काम किया होता तो आज महिला समस्या पे चर्चा कर रहे होते, जनता के लिए बात की होती तो युवा समस्या पे बात कर रहे होते, जनता की बात कर रहे होते तो आज छात्रों की बात कर रहे होते, जनता की बात कर रहे तो किसानों की बात कर रहे होते, जनता की बात कर रहे तो आम जनता की बात कर रहे होते, महंगाई की बात कर रहे होते, स्वास्थ्य की बात कर रहे होते, सुरक्षा की बात कर रहे होते, शिक्षा की बात कर रहे होते। ये किसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बात करती है क्या? बताइए, व्यक्तिगत हमले के अलावा कि व्यक्तिगत हमले करना? तो इसलिए देश की जनता को व्यक्तिगत हमलों से कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता को अपने मुद्दों से लेना देना। जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है, आपको आना दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में सीमित हो रही है, तो जनता की बात कहाँ कर पाओगे? जनता के बाद उस वक्त करते हैं जब जहाँ अपने घर में ही सिमट रहे हो, ठीक घर में ही सिमट रहे हो। ठीक है अनुराग जी, आपकी बात हो गई। 2 लाइन में जल्दी से जफर साहब जवाब दें, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाती हूँ। प्लीज तू मैं नहीं जफर साहब, लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा नहीं हो गया? देखिए रायबरेली से चूंकि अमेठी हार चुके हैं, राहुल गांधी तो रायबरेली में भी आखिरी दौर में नामांकन करने के लिए आए थे, हालांकि वो पूरी ताकत वहां पर लगाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो 5 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के, हालांकि 2 उपचुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अखिलेश यादव पूरे जोश खरोश के साथ खुद वो कन्नौज से चुनावी मैदान में हैं। तो आपको लग रहा है कि ये कह देना और ये हो जाना इतना आसान रहने वाला है? चित्रा जिनको 20 लोकसभा सीट का तो पता नहीं होगा, नाम नहीं मालूम होगा। देखिए, अरे बीच में बोल लिए रे। देखिए, एक ही सीट। देखिए मैं एक बात बताता हूं। ठीक है अनुराग जी, अरे सुनो, बीच में बात टोको भाई। देखिए हकीकत यह है अनुराग जी, आपकी अच्छी बिल्कुल आदत नहीं है, आप सबके बीच में टोकते हैं। आपको सबसे पहले मौका मिला, आपको 2 बार बोलने का मौका मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप बोलते रहेंगे। प्लीज अनुराग जी, ये लोग जो जफर साहब बोले 2 और मेहमान हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो केवल विंडो से झांकने के लिए तो आए नहीं है, उनको भी मौका देना है। प्लीज जफर साहब की बात होने दीजिए, प्लीज बोलिए जफर जी। चित्रा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सही कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि वायनाड में इस बार जो साउथ में रिजल्ट आएगा वो सबको चौंका देगा। वायनाड से उनको हार की जब झलक आने लगी तो उन्हें समझ में आ गया कि कोई और, उसके बाद पार्टी ने फोर्स किया अमेठी में उन्होंने कहा हम हार जाएंगे, तो मजबूरी में वो गए हैं, ऐसा कि उनको रायबरेली में खड़ा होना पड़ा। इसलिए मजबूरी का सौदा है, नहीं चाहते थे, रात भर समझाया गया। आपने कितने लोगों के इंटरव्यू कांग्रेस पार्टी के, सब ने कहा कि उनका फैसला, और रात के 4 बजे सुबह, मतलब
जिस दिन नामांकन हो रहा है 4 बजे सुबह उनको मजबूरन तैयार होना पड़ा और परिवार को जिद से और जोर से और पार्टी के जोर से तैयार होना पड़ा, लेकिन उनको ही मालूम है क्यों नहीं तैयार हो रहे थे। अगर हलवा सीट होती तो तैयार हो जाते, मालूम है कि वहां हारना है इसलिए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वही हाल है, जितने बड़े बड़े लीडरों को कांग्रेस के बोला गया लड़ने के लिए कि सब ने ना बोल दिया, इसलिए कि सबको हार चाटनी पड़ेगी। हार की मजबूरी से लोगों ने किसी तरह से कोशिश की कि ना लड़े और जो अपने नीचे चाहे तो अपने बेटे को लड़वा दिया या पार्टी के दूसरे जो दावेदार जो टिकट के थे उनको लड़वा दिया, लेकिन खुद दिग्गज नेता नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? कौन टिकट छोड़ता है? उस वक्त जब उसको हार दिखती है तभी टिकट छोड़ते हैं। कन्नौज में भी ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी के लीडर ने कहा, बहुत सारे लीडर ने, कि अगर वो जो आपको लड़ना पड़ेगा जो इसलिए जो इसको खड़ा किया था उसने हाथ जोड़ लिया कि मैं लड़ नहीं सकता, मैं हार जाऊंगा, इसलिए वहां पर उन पे भी दबाव हुआ और सीट बदल गया और उनको जाके देना पड़ा। हकीकत यह है कि देखिए आज जो हवा बह रही है उसके पूरे साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मविश्वास से लबरेज होकर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का यूपी से सुपड़ा साफ होने जा रहा है, उनके दावे में कितना दम दिखाई देता है आपको? चित्रा, देखिए ये चुनाव का समय है तो पक्ष विपक्ष जो है वो ऐसे दावे करता हुआ नजर आ रहा है जिसमें उनका उत्साह ज्यादा झलकता है, विश्वास कम। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस की स्थिति काफी समय से 1984 के बाद से लगातार बुरी चल रही है। 2009 में केवल उनको 21 सीटें मिली थी। 2 ऐसे भी मौके आए जहां कांग्रेस को एक भी सीट लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस बार गठबंधन का मामला है, गठबंधन से समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री दरअसल विपक्ष का मनोबल तोड़ना चाहते हैं और बार बार वो बड़े तीखे हमले कर रहे हैं और विपक्ष भी उसी जबान में उनको जवाब दे रहा है। लेकिन देखिए जमीनी स्थिति तो आप भी जानती है चित्रा, आपने पूरे देश का दौरा किया, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्टी या एक व्यक्ति का ही बोलबाला है। एक अच्छा चुनाव हो रहा है और हमें 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए। तो संगीत रागी जी, ये जो सपना देखा जा रहा है कि पूरी की पूरी 80 आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं इस दावे में बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है क्योंकि सभी बड़ी ताकत से चुनावी मैदान में हैं और इस बार का चुनाव अलग होगा। रशीद किदवई जी जो कह रहे हैं और बाकी विपक्षी दलों की ओर से भी, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लगातार आपस में, झांसी में भी उनकी ओर से और सभाएं की जा रही हैं अलग अलग हिस्सों में, तो कह रहे हैं इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए यूपी। चित्रा जी, 2 सप्ताह पहले तक तो उनका गठबंधन साथ नहीं हो पाया था। आज से मुश्किल से 20-22 दिन पहले तो वो तय कर पाए हैं कि हम दोनों को साथ आना चाहिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आ रही थी तब भी अखिलेश यादव उसमें शरीक नहीं हुए थे और कितना दोनों बच्चे मिलकर के लड़ेंगे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले भी कारनामे कर चुके हैं और पहले भी ये फेल हो चुके हैं। साइकिल और पंजा दोनों ने एक दूसरे को मरोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को जिता चुकी है पहले भी। तो ये सही है कि हर पार्टी चुनाव के अंदर अपने को बड़े जोर शोर से रखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 13वीं हो चुकी है, वहां से उसको उठने के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, रायबरेली भी उसके लिए मुश्किल है। यदि भारतीय जनता पार्टी के मनोज पांडे और अदिति सिंह वगैरह के बीच में आपस में मनमुटाव नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की तो रायबरेली में भी कांग्रेस के युवराज के हाड़ में हरदी नहीं लगेगी, ये मैं निश्चित तौर पे कह देना चाहता हूं। कब चुनाव आदमी पूरी ताकत से नहीं लड़ता है। प्रियंका गांधी वाड्रा को और पिछली बार तो चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया था। कौन सा वो विजयी झंडा लेकर के आगे बढ़ गई, वहां भी पिट गई। देखिए, गांधी परिवार लोकतंत्र नहीं है, यादव परिवार लोकतंत्र नहीं है, उद्धव परिवार लोकतंत्र नहीं है। अभी बोल रहे थे लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई। अरे मुलायम सिंह का बेटा, मुलायम सिंह की बहू, मुलायम सिंह का भाई, मुलायम सिंह के भाई का बेटा, उसके भाई का बेटा, ये लोकतंत्र है या ये लोकतंत्र के लिए कोड है? मैं तो मानता हूं कि ये जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं ये लोकतंत्र के लिए कोड हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का बेटा, चाहे उसमें गुण हो या न हो, वो चाहता है कि वो प्रधानमंत्री ही बने, वो कैबिनेट का नोट तक फाड़ देता है,
वो बड़े बड़े ठीक है, नेताओं ठीक को है। उनके नाम से अब संबोधन आप परिवारवाद को लेकर आरोप लगा रहे हैं, खड़गे ठीक जी को है, खड़गे लेकिन थोड़ा और विस्तार देते हुए इस चर्चा को, आपकी बात समझ में आ गई संगीत रागी जी। रशीद किदवई जी, एक और सवाल जिसका मैं चाहूंगी कि आप विश्लेषण करें। देखिए 1984 ये वो साल था जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की आखिरी बार सरकार बनी थी और उसको तकरीबन 39-40 साल अब होने जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा 2009 में कांग्रेस पार्टी 3 दशक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है लोकसभा का, जब उसको 22 सीटें मिलती हैं। और 2014-2019 की हम बात कर लें, 2 सीटें 1 सीटें पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है। तो अगर मोदी ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली हार सकते हैं, तो उसके पीछे एक सिलसिला सा है ना। कांग्रेस पार्टी उस तरह से फाइट करते हुए, देखिए समाजवादी पार्टी की इस मामले में तारीफ करनी होगी कि पहले ही जैसे ही चुनाव की तारीखें धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, तुरंत धड़ाधड़ अखिलेश यादव की ओर से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा था। अब रायबरेली में बिल्कुल आखिरी दिन आखिरी वक्त पर राहुल गांधी आकर नामांकन करेंगे, तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि जबरदस्ती तो नहीं आपको भेज दिया गया है रायबरेली। तो ये जो परसेप्शन खुद कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, इसके लिए बीजेपी को क्यों दोष देना? वो लड़ते, आक्रामकता से लड़ते, वो अमेठी में भी लड़ते, रायबरेली भी लड़ते, बाकी जगहों पर भी लड़ते जहां गठबंधन के साथ सीटें साझा की गई हैं। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में भी क्या कांग्रेस पार्टी पीछे दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे 2 जगह से चुनाव लड़ना या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलना कोई किसी तरह का अपराध है, कोई कमजोरी है। मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। अभी देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, मनीष तिवारी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, राज बब्बर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं और बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल के। तो ये कोई अपराध या कोई गंभीर बात नहीं है। आप जितना ये समझे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का 34 सीटों में 40% से ज्यादा जनाधार है। मतलब वो एक थ्योरेटिकली कागज के ऊपर वो ये 34 सीटें जीतने की स्थिति में है। कर पाएगी या नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ, वो 4 जून को पता चलेगा। यदि ये 34 सीटें उसने भाजपा से छीन ली तो भाजपा के लिए दिल्ली का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। अब ये देखना होगा, तो इसलिए दमखम से चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें राहुल गांधी में उठाना, मुझे लगता है जफर इस्लाम साहब को पूरी पल की जो है उनकी पुरानी पार्टी के बारे में सब पता है कि 4 बजे निर्णय हुआ, परिवार में ये हुआ, तमाम चीजें उनको, मतलब आपको देखा हाल बता रहे हैं। ये क्या है? ये एक नैरेटिव चित्रा सेट किया जा रहा है जिसमें यथार्थ और तथ्य जो है वो कहीं नजर नहीं आते। चित्रा जी मैं बोलिए संगीत जी, हाथ उठा रहे थे बहुत देर से। नहीं, परसेप्शन बनाने का काम किया जा रहा है, इसमें जरा भी चित्रा सच्चाई जी, नहीं चित्रा है। जी, राजीव जी का जवाब दे दो। अनुराग जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। संगीत जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। देखिए चित्रा जी, कोई नैरेटिव नहीं बनाया जा रहा है। नैरेटिव जो है वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने बनाया। वो इतने डरते रहे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अमेठी में जाकर के चुनाव का पर्चा भर सकें। बड़ी मान मनोबल के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होती है। अरे कौन नहीं जानता है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी करने की हैसियत क्या है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर है क्या? क्या खड़गे जी की इतनी हैसियत और हिम्मत है कि राहुल गांधी को आदेश दे कि यहां से लड़े या न लड़े? अरे राहुल गांधी को तय करना था, वो पहला दिन से चाहते, पहला दिन से, लेकिन उनकी हैसियत नहीं थी। वो ऐसे ही है जैसे एक फेल विद्यार्थी जो है वो गांव में मुंह दिखाने से डरता है, वो गली में निकलना नहीं चाहता है ताकि उसको लोग चिढ़ाना चाहेंगे, अरे तुम तो 12वीं फेल कर गए, अरे तू तो 10वीं का बोर्ड फेल कर गया था। वैसी ही स्थिति राहुल गांधी की है और राहुल गांधी अपने फेलियर को अपनी आक्रामकता से सूचित करते हैं जनता में। वो यदि उनसे कोई सवाल कर देता है तो कहता है तुम तो बीजेपी का पत्रकार हो। बाकी वो मीडिया को कोसते हैं, बाकी वो जनता को कोसते हैं। उनको अपने आत्ममंथन की प्रक्रिया उन्होंने आज तक नहीं शुरू की है। अरे भाई, आपको चुनाव लड़ना था तो आपने क्यों नहीं कहा? जितने लोगों ने चुनाव 2 जगह से लड़ा है वो पहले ही घोषणा कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव लड़ा था 2014 में, तो बड़ौदा से और काशी से दोनों की घोषणा एक बार हो गई थी। मुलायम सिंह भी लड़े, बहुत सारे पहले लोग नेता लड़ते थे, लेकिन कायरता का प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि राहुल गांधी की हैसियत और हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर के रायबरेली में चुनावी पर्चा भर सके। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री ने मेरे साथ इंटरव्यू में शरद पवार ने
हाल में जो बयान दिया था उनकी ओर से कहा गया था कि छोटी छोटी पार्टियों को मर्ज कर दिया जाए कांग्रेस पार्टी में। ये उनका जो बयान है उस पर प्रधानमंत्री ने आज तंज कसा, ये कहते हुए कि दरअसल सबको पता है और शरद पवार कुछ कहते हैं उनकी बातों को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो ये समझ रहे हैं कि 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों में से कोई इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो विपक्षी दल की बड़ी भूमिका निभा सके, तो इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। क्या इस तरह की स्थिति रहने वाली है? देखिए चित्रा जी, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित और आरएसएस बताने वाले अपने आप को कह रहे हैं कि परिवारवादी पार्टी कोड है। तो इसके मतलब आपने अपना दल के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है, कोड के साथ कर लिया क्या? या राजभर को आप कोड बता रहे हैं, या आप या निषाद पार्टी को बता रहे हैं, या शिंदे ग्रुप को बता रहे हैं, या अजीत पवार पार्टी को कोड बता रहे हैं? किसको कोड बता रहे हैं आप? सुन लीजिए मेरी बात पूरी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच चित्रा जी इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए चित्रा जी, ये तो गलत बात है, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। चित्रा जी इनकी आवाज डाउन कीजिए, ये तो ठीक नहीं है ना। हाँ, देखिए ये हाँ, तो ये कहते हैं कोड बताते, कमाल है। तो इसके मतलब आपने नहीं आपने जिस तरह के लोगों के साथ यहाँ पे आपने टिकटें दिए हैं, चाहे अनुराग ठाकुर चाहे सिंधिया फैमिली, तो क्या बताना चाह रहे हैं आपको? क्या उनको कोर्ट की संज्ञा देना चाहते हैं? दूसरी बात, आपको परिवारवाद से इतनी नफरत है तो हमें लगता है कानून लाइए ना, बोलिए परिवारवाद चुप कराइए, चुप कराइए, मैं इसके बीच में नहीं बोला था। देखिए चित्रा जी आप इसकी आवाज डालिए, अपनी बारी में बोलेंगे, सभी से गुजारिश है अपनी बारी में बोलेंगे। संगीत रागी जी आप बिल्कुल, मैं आवाज डाउन करेंगे। संगीत रागी जी आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप अनुराग भदौरिया के बीच में बोलते रहेंगे, प्लीज। मैं इनके बीच में नहीं बोला, नहीं मैंने इनसे बोला, तो इसके मतलब क्या? मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कानून लेके आए और बोले परिवार के किसी व्यक्ति को, अगर डॉक्टर होगा तो उसका बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, अगर किसी बेटे को, अगर किसी की संपत्ति है तो उसके बेटे को नहीं मिलेगी, या कोई बेटा नेता, उसका बेटा नेता नहीं बनेगा। लेके आइए, मैंने कि इस देश के अंदर में परिवारवाद नहीं रहेगा। आप परिवार में लोग को गाली देते हो, 140 करोड़ का देश है, परिवार है ये, सबके बच्चे घरों में, आप पूरे परिवारवाद को गाली दे देते हो। कमाई की बात करते हो, आप अपनी संपत्ति किसी दूसरे बेटे को दे दोगे, अगर लायक बेटा होगा, अगर नेता बनने लायक होगा तो नेता बनेगा। साहब जवाब दीजिए उनकी बातों पर, ठीक है? आप परिवारवाद के आरोप लगाते हैं तो वो तमाम परिवारवाद को लेकर आपके नेताओं का नाम गिना देते हैं, आप कैसे रोकेंगे? ठीक है, चित्रा जी अब जवाब ले लेते हैं जफर जी से, अब उनकी आवाज डाउन कीजिए आप। हाँ मैं जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले उनकी आवाज डाउन कर लीजिए। छठे क्लास के बच्चे का है। अरे उनकी आवाज डाउन कीजिए, ये इनकी बुरी आदत है बोलने की। इनकी आवाज, ये डिसिप्लिन लोग नहीं है। ऑडियो डाउन करने के लिए अब आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज अपनी ऑडियो डाउन कीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, हो गई आपकी बात, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। चित्रा जी इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। कमाल की बात, आप इनका ऑडियो क्यों नहीं डाउन कर रहे हैं? चित्रा जी ये गलत बात है, आपने संगीत रागी जी का ऑडियो डाउन किया, इनका ऑडियो क्यों नहीं डाउन कर रहे हैं आप? डिबेट देख रहा है पूरा देश, आप प्लीज क्यों जो कर बातें रहे हैं? आप दूसरों के लिए बोलते हैं वो खुद पर भी तो थोड़ा लागू कर लीजिए अनुराग भदौरिया जी प्लीज। अरे ये लोग वही है, नहीं देखिए यही वो लोग हैं जिनका मुखौटा उठाइए तो देखिए असली चेहरा नजर आ जाएगा। जनता ने इनका मुखौटा उठा दिया है, इसलिए भौंक रहे, इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं। हकीकत है कि देखिए अभी ये बोल रहे थे संगीत रागी जी को कि वो बीच में ना बोले, लेकिन ये बार बार बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि ये लोग डिसिप्लिन लोग नहीं है। और जहां तक परिवारवाद की बात है, परिवारवाद जैसे सपा परिवार है उस तरह के परिवारवाद के बारे में कह रहे हैं जैसे कांग्रेस परिवारवाद है। यहाँ के बताइए कांग्रेस के अलावा कौन से गांधी परिवार या आपके यहाँ कौन सा परिवार का आदमी के अलावा बाहर जो है आपने कोई ऐसा बड़ा जो है पार्टी उसके बिना नहीं चल सकती हो? नहीं, आप उसके बिना नहीं चल सकते। बीच में मत बोलिए। हकीकत देखिए चित्रा जी, आप फिर हम नहीं बोलने देंगे। आप इनका फीडर डाउन कीजिए, ये गलत बात है। अरे आप लोग का सुपड़ा साफ होने वाला है। बोल तो लेने दीजिए, वही बातें आप रिपीट कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, वही बातें आप रिपीट कर रहे हैं। उनकी बात सुन ले प्लीज अनुराग जी, उनकी बात सुन लीजिए। लोग है भाई, इनको आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, कोई चीज, इनको डिसिप्लिन नहीं है एक दूसरे के बारे में। ये इसीलिए तो ये खलनायक वाली बात मैंने कहा। ठीक है, मुद्दे पर कुछ अब 4 चरण बीत चुके हैं, 3 चरण और बाकी हैं। कौन सा मुद्दा रहेगा जिस पर अगले चरण के चुनाव होंगे, वोट डालेंगे? ठीक है जफर साहब, कौन सा मुद्दा होगा बताइए। देखिए चित्रा जी,
चित्रा जी, हमारा मुद्दा बराबर विकास रहा है। हमने विकास की बात की है, देश को आगे ले जाने की बात की है, देश के लोगों को आगे मजबूत करने की बात की है। आज आप देखिए हर एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, देश भी सबसे मजबूत महसूस कर रहे हैं, देशवासी महसूस कर रहे हैं। पूरे दुनिया को आज भारत जो है एक स्ट्रांग फोर्स की तरह दिखता है, एक बहुत पावरफुल नेशन दिखता है। एक कमजोर देश जो मनमोहन सिंह के समय था अब नहीं रहा, अब ये एक बहुत ही मजबूत देश है और उसकी पूरी वजह जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप है। वो कभी डरते नहीं, झिझकते नहीं, देश के हित में और देशवासियों के हित में जब भी अच्छे फैसले लेने होते हैं तो लेते हैं, जिससे देश भी मजबूत होता है, देशवासी मजबूत होता है। पॉलिटिकल विल चाहिए, वो पॉलिटिकल विल है और इसीलिए देश की जनता ने उनको बार बार उनको जो है आशीर्वाद दिया है और प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर और पूरे तौर से समर्पित होकर जनता की सेवा की है। एक जनता की सेवा करने का जो उनको अवसर 2014 में मिला था, उसके बाद से लगातार जनहित में काम कर रहे हैं और जनहित में काम करने की वजह से उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है और उनकी जो एडमिरेशन भी है पूरी दुनिया में, देश में और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ 80 की 80 सीटें जो है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को मिलेगी। और जो समाजवादी पार्टी के अभी जो फटफटिया है, जो बोलते रहते हैं बीच बीच में, उनका बिल्कुल। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, चर्चा में आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुन लेते हैं। ठीक है सर, राम मंदिर को लेकर और पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने वाले बयान पर जब मैंने आज तक ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया है सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चुनाव में मुद्दा रहेगा राम मंदिर का। चुनाव में राम मंदिर पहले भी मुद्दा नहीं था, आज भी नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है। जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उनको डर लगता है कि अब ये पाप हमें मार देगा, वो चिंता में है। आप जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहते हैं, यहाँ पर एक दो जल्दी से सवाल और मैं पूछूंगी। ये आत्मविश्वास, आपने कहा कि जनता जनार्दन का प्यार मिलता है। परीक्षा पे चर्चा हमने अक्सर आपकी देखी है, अभी परीक्षा चल रही है, 378 सीटों पर चुनाव गुजर चुके हैं। हर चुनाव में आप इस देश का एजेंडा तय करते हैं, तो अब जो 3 चरण के चुनाव है उसके लिए क्या है एजेंडा आपका? जहां तक मेरा सवाल है, मैं इसे मेरी कसौटी नहीं मानता जी। ये जनता जनार्दन खुद को कस रही है। जनता सोच रही है कि हम ऐसा क्या करें ताकि मोदी दुनिया में भारत की साख और बढ़ाए। हम ऐसे मोदी को कितना मजबूत करें ताकि मोदी कभी थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं। तो जनता जनार्दन, उन्होंने जो 400 पार का संकल्प लिया है, उसकी पूर्ति के लिए जनता जनार्दन जी जान से जुटी हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान का आपने जिक्र किया था, जिसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी चूड़ियां पहनाने को लेकर, उस पर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? आप देश से लेकर विदेशों तक उसकी चर्चा हो रही है। उनको पूछना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिरी सवाल, 400 पार का आप नारा दे रहे हैं और G7 जो इटली में होने जा रहा है, 4 तारीख को जब यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, मुझे ऑलरेडी निमंत्रण आ चुका है और मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ। तो आप जाएंगे वहाँ पर? जी हाँ, शपथ समारोह होकर के मेरा जाना हो जाएगा। और अब की बार 400 पार, ये नारा बिल्कुल कायम है? ये नारा नहीं है, ये देश की जनता का संकल्प है, इसको नारा मत मानिए। ये मेरे देश के 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो 400 पार का नारा नहीं है, ये लोगों की जन भावना है। रशीद किदवई जी, आपके पास आते हुए, अब देखिए नरेंद्र मोदी आज सुबह उठते हैं, बिल्कुल कल देर रात तक रोड शो करने के बाद गंगा घाट पर आकर पूजा पाठ करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, काल भैरव मंदिर जाते हैं, उसके बाद फिर नामांकन के लिए जाते हैं, फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाकर वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं, भाषण देते हैं, फिर उसके बाद एक के बाद एक बैक टू बैक उनके तमाम कार्यक्रम, फिर वो यहाँ से वाराणसी से दूसरे राज्य चले जाते हैं। तो ये जो उनका पैशन है या दिन रात काम करने का जो जरिया है, एक तरीके से खुद को झोंक कर रखा हुआ है, ये भी तो एक ताकत है ना, जो नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग और अलहदा बनाती है। और इसी वजह से मोदी के नाम को लेकर बीजेपी चल रही है, जहां पर लगता है कि विपक्षी दल पिछड़ रहे हैं इस समय। रशीद जी।
जी चित्रा, देखिए ये स्वागत योग्य है। जिस तरीके से जो एनर्जी है, जो उनकी बात करने का तरीका है, नैरेटिव है, इंटरव्यूज दे रहे हैं, मीडिया से एंगेज कर रहे हैं, ये स्वागत योग्य है और मुझे लगता है विपक्ष को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। इक्वल प्लेइंग फील्ड है। लेकिन चित्रा पूरे देश में घूम चुकी है। देखिए जो वाराणसी की जो कैफियत है वो हो सकता है पूरे देश में ना हो, इसीलिए हमारा देश बड़ा पॉलिटिकली मतलब बहुत विषमताओं का देश है, बड़ा या विविधताओं का देश है। हमारे दोनों मित्र जो आज जफर इस्लाम साहब और प्रोफेसर संगीत राठी जो थे, वो बड़े संजय दृष्टि से बात कर रहे थे, आंखों देखा हाल बयान कर रहे थे, जहां ना ये मौजूद थे, जहां फैक्चुअल बातें की, कोई वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई राहुल गांधी को लेके, तो तमाम चीजें कही गई। एक चुनाव का दौर है, मैं समझता हूँ इस बात को। प्रधानमंत्री का बड़ा आत्मविश्वास है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो सैयद जफर इस्लाम जैसे व्यक्ति का थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं।